नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय। जैसे कि हम लोग यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए आज फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये लेटर सीरीज़ का है। ऐसे क्वेश्चन को हमको सबसे पहले लेटर काउंट करने होते हैं। इसमें लेटर काउंट करेंगे 15 लेटर हैं। फिर अब उनको ऐसे डिवाइड करना होता है कि कोई पैटर्न मिले हमें। जैसे यहाँ पे 15 लेटर को डिवाइड किया जा सकता है 3-3 या 5-5। यहाँ पे 3-3 डिवाइड करके कोई पैटर्न हमको नहीं समझ में आएगा, और 5-5 का डिवाइड करने पे फिर हमें समझ में आता है पैटर्न। यहाँ पे सी 2 बार है, ए 2 बार हैं, तो देखते हैं ऐसा ही कोई पैटर्न होगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे या फिर ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ए बी सी, ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, और स्टार्टिंग के 2 लेटर और इनके 2 लेटर ये 2 बार रिपीट किए गए हैं, सी सी ए और ए बी 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 बी। तो इसमें हमारा सी बी बी और बी, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज़ 50 kg। देखिए, 2 चिल्ड्रन और मदर का एवरेज वेट कितना दे रखा है 50। तो 2 चिल्ड्रन का और प्लस मदर का एज कितना आ जाएगा 50 × 3 150 आ जाएगा, 150 kg। फिर आगे दे रखा है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज़ 52 kg। फिर इसी तरह फादर और चिल्ड्रन के एज का सम कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। अब यहाँ से फादर की एज दे रखी है, इफ़ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ मदर। मदर का वेट निकालना है, फादर के वेट कितना दे रखा है 60 kg। अब 60 kg यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 156 से, तो हमारा जो 96 जो है दोनों चिल्ड्रन का वेट का सम आ जाएगा। ठीक है, अब उसको यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 150 से फिर 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 मदर का वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन ₹1, ₹10, ₹50। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107 रुपीज़। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले केस 1 पे आते हैं। अगर हमारे पास 50 रुपीज़ के 2 नोट ले लेते हैं हम, ठीक है, 100 तो यहाँ से हो जाएगा, फिर 7 सिर्फ 1 के सिक्के से बनाया जा सकता है, तो 1 × 7 यहाँ से पहला एक तरीका इस तरह से हम पे कर सकते हैं। तो एक ही आ गया। अब दूसरा केस में आ जाते हैं जिसमें 50 की नोट हमारे पास एक ही है, फिर बाकी 10 के और 1 के सिक्के से हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस हो सकता है 10 के नोट या सिक्के हमारे पास 0, ठीक है, बाकी फिर 57 रुपीज़ 1 के सिक्के हो गए, तो हमारा ऐसे 107 रुपये पे कर सकते हैं। फिर सेम 50 रुपीज़ का 1 हो, फिर 10 की नोट या सिक्के 1 हो, फिर 1 रुपीज़ के 47 हो, तो 107, ये दूसरा तरीका है। ऐसे करके 0 से लेके 5 तक 10 के सिक्के बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे कुल। अब केस तीसरा देखते हैं। 50 रुपीज़ का नोट हमारे पास 0, एक भी नहीं लेते हैं, और फिर 10 रुपीज़ या तो हम एक भी ना लें 10 रुपीज़ के सिक्के, या फिर 1 रुपीज़ के सिक्के से पेमेंट कर दें। 107 एक केस ये हो गया। फिर इसी में फिर एक नोट बढ़ा दें, और फिर यहाँ 10 सिक्के कम कर दें, फिर एक नोट बढ़ाएं, फिर 10 सिक्के कम कर दें, फिर एक नोट बढ़ाएं, फिर 10 सिक्के कम कर दें। ऐसे करते करते 0 से लेके 10 तक करेंगे, तो हमारे पास ये 107 रुपीज़ ऐसे पे कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 11 वेज आ जाएंगे। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा पेमेंट करने के लिए हमारे पास 18 वेज आ जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है जिससे हम पेमेंट कर सकें, सारे कवर हो गए इसमें। 18 वेज ही हमारे पास टोटल हैं जिनसे हम पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A started from his house and walked 20 meters toward east. A started from his house and walked towards 20 meters towards east. ठीक है, फिर B joined him. They together walked 10 meters in the same direction. 10 meters in the same direction. फिर then A turned left while B turned right. A turned left while B turned right. And traveled 2 meters and 8 meters respectively. A 2 मीटर लेफ्ट में जाता है और बी जो है 8 मीटर राइट में ट्रेवल करता है। ठीक है, अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट। देखो, फिर बी कहता है बी 4 मीटर लेफ्ट टर्न होता है और 4 मीटर ट्रेवल करता है, फिर राइट टर्न होता है 5 मीटर ट्रेवल करता है और रुक जाता है, अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर, और ए राइट मुड़ता है यहाँ से, फिर इस पॉइंट से राइट है घूमता है और 12 मीटर ट्रेवल करता है। तो देखिए ये फिगर बन जाएगा। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है ए और बी के ऑफिस के बीच में। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑफिसेस।
तो ए यहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 8 मीटर। ये फिगर नीचे हम बना लेते हैं, ये 8 मीटर और ये देखिए ये 8 + 2 10 + 5 15 मीटर। 8 और 15 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, इनका जो हाइपोटेन्यूज 17 आएगा। 8 15 17 और ये पाइथागोरस फार्मूला से भी कर लेंगे तो 17 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इज 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। 2 3 5 7 11 ऐसा करके ये प्राइम नंबर होते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 दे रखा है पी प्लस क्यू इज ऑड इंटीजर। ठीक है, पी प्लस क्यू का सम जो है ऑड इंटीजर्स आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही केस हो सकता है, अगर एक इवन हो और एक ऑड हो तभी दोनों का सम ऑड आता है। नहीं तो देखिए अगर इवन इवन होंगे तो इवन आएगा, ऑड ऑड होंगे तो इवन आएगा। तो अब यहाँ से इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि पी या क्यू में से एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमारे पास पूछ रखा है इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर। अब देखिए पहले केस से अगर जाते हैं, पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स। अब अगर प्राइम नंबर ले लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं 2, एक लेते हैं 3, 3 2 जा 6, तो ये तो इवन आ रहा है। जबकि अगर 3 और 5 लेते हैं ये तो ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों केस आ रहे हैं। तो इससे तो इक्वेशन स्टेटमेंट 1 से हमें नहीं पता चल सकता कि पी एंड क्यू का मल्टीपल ऑड है या इवन है, दोनों आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि एक इवन है एक ऑड है, पी में और क्यू में से एक इवन है एक ऑड है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इवन और ऑड का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 इवन आता है। इवन ऑड का मल्टीप्लाई करें या फिर इवन इवन का मल्टीप्लाई करें तो इवन आता है, लेकिन ऑड ऑड का मल्टीप्लाई ऑड आता है। तो यहाँ पे इवन और ऑड है तो इवन ऑड का मल्टीप्लाई इवन आएगा। तो यहाँ से तो एक ही केस बन सकता है कि इवन और ऑड का मल्टीप्लाई इवन आएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा इक्वेशन जो स्टेटमेंट 2 है उससे हमें पता चल जाएगा कि इवन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कि मिल रहा है किस स्टेटमेंट से? स्टेटमेंट 2 से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ, स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं और उनका ऑड डेज निकालेंगे तो 1 ऑड डेज आता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, उसका ऑड डेज 2 आता है। अब 2009 का कैलेंडर है। देखिए हर कैलेंडर जो है हर 7 ऑड डेज के बाद रिपीट हो जाए, क्योंकि वीक जो है 7 डेज के बाद फिर से रिपीट होता है। तो वैसे ही कैलेंडर में हर कैलेंडर जब 7 ऑड डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो रिपीट हो जाता है। जैसे 2009 का जो कैलेंडर है 2010 आता है, 2010 में 1 ऑड डेज निकल के आएगा, फिर 2011 में 1 ऑड डेज निकल के आएगा, 2012 लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज आएंगे, 2013 में 1, फिर 14 में 1, फिर 15 में 1। अब इन ऑड डेज का सम करेंगे 7 आ जाएगा। तो जहाँ पे 7 कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आया बस उस ईयर का कैलेंडर और इस ईयर का कैलेंडर सेम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन इज 7a3। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 136 में 5b7 ऐड किया जा रहा है तो 7a3 ये आ रहा है। देखिए 7 + 6 13, 3 आया 1 कैरी गया। ठीक है, अब यहाँ 5 + 1 6 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक कैरी आया होगा। इसका मतलब b + 3 + 1 कैरी, इनका ऐड 10 से ज़्यादा ही होगा तभी ये कैरी दे सकता है। अगर 9 होगा तो फिर कैरी कहाँ से आ गया? कैरी नहीं आ सकता, तो इसलिए इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं, ऑप्शन से आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या रख सकते हैं जो इन सम इसका सम जो है b + 4 का 10 से ज़्यादा है। 2 रखने पे तो नहीं आएगा, 5 रखने पे नहीं आएगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। 7 रखने पे आ रहा है, 7 + 4 11 आ रहा है। 8 रखने पे भी आ रहा है, तो b या तो 7 हो सकता है या 8 हो सकता है। फिर दिया गया है इट इज़ गिवन दैट 7a3 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि वही नंबर 3 से डिविजिबल होगा जिसका सम 3 से डिविजिबल होगा, जिसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके डिजिट का सम करेंगे तो 10 + a आ जाएगा। अब देखिए 10 + a 3 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब a को 2 रख लें तो 12 3 से डिविजिबल होगा, a को 5 रख लें तो 15 3 से डिविजिबल होगा, a को 8 रख लें तब भी ये 18 3 से डिविजिबल होगा। तो a की जगह तो 2 5 8 ही आ सकते हैं। अब जब पहला कंडीशन देख लेते हैं, व्हेंस b इज़ 7, b को 7 लेते हैं। यहाँ पे हमको b की वैल्यू कितनी आ सकती थी? 7 और 8।
7 लेने पे ए की वैल्यू क्या आती है 1, जबकि यहाँ पे 1 है नहीं ए की वैल्यू, 2 5 8 में से कोई आ सकती है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर बी सेकेंड कंडीशन लेते हैं, बी को 8 लेते हैं, तो बी को जब 8 लेंगे देन ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 8 + 3 + 1 12। तो अब ये 12 इन इस यहाँ से आया, देखिए 12 कैसा है, बी को 8 लिया, 8 + 4 12 आ गया यहाँ पे 12 लेंगे, तो जब ये इसका सम 12 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 1 कैरी इधर दे देगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस स्मॉल लेटर एंड the remaining letter are capitalized, then how is the first month of the second half of the year written? तो अब इसमें कह रहा है कि बी लेटर बी से स्टार्ट करते हैं, बी को इंक्लूड करना है और हर अल्टरनेट लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना है, बाकी को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसे ए कैपिटल हो जाएगा तो बी स्मॉल हो जाएगा, सी फिर कैपिटल फिर डी स्मॉल, इस तरह से पूरा अल्फ़ाबेट लिख देंगे। तो अब हमको जुलाई कैसे लिखेंगे वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जे स्मॉल में है, फिर यू कैपिटल में है, एल स्मॉल में है, फिर वाई कैपिटल में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। देखिए 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं 3 5 7, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। अब सिंगल डिजिट तो मतलब 3 5 7 से के अलावा और कोई नहीं ले सकते, 3 ऐसे ऑड सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए इनका एवरेज है L1, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा 5, तो L1 की वैल्यू क्या आ गई 5 यूनिट, ठीक है। लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड, मतलब L2 की जो हमने तीन पेपर ले लिए, फिर L2 की वैल्यू क्या दे रखी है, लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब L1 के बराबर, L1 प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ L3, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीस टुगेदर, तो L3 की वैल्यू क्या है L1 प्लस L2, ठीक है। अब देखिए L3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 हमने निकाल लिया फिर 5, तो L3 की वैल्यू 5 + L2 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम इस पे पुट कर देंगे, L1 की 5, 1/3, L3 की वैल्यू 5 + L2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी L2 की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट आ जाएगी। फिर इसको L2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 + 5 15, L3 की वैल्यू 15 आ गई, L1 की हमने 5 निकाल रखी थी। अब तीनों का सम पूछा हुआ है, द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर इज, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी हमारी तीनों की। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस हाउ मैनी सच 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। अब देखिए प्रीसीडेड बाई और फॉलोड बाई का मतलब है कि 7 जो है जिस नंबर को फॉलोड करेगा मतलब 5 के आगे आएगा, अब प्रीसीड मतलब पहले आएगा, 3 क्या है 5 के पहले। अब यहाँ पे लिखा है 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3, मतलब 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए और 5 के बाद 7 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 के पहले 3 नहीं आ रहा है लेकिन 7 आ रहा है, तो ये केस सही है इसके हिसाब से। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 आ गया और 7 यहाँ पे आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी 3 आ गया, तो ऐसा सिर्फ एक ही हमको आंसर मिलेगा, ऐसा एक ही केस है इस पूरे सीक्वेंस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छी लगी, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।